अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास की मैं बात करूं तो हमने प्रीवियस क्लास में हेस लॉ से रिलेटेड बात की थी। उसके स्टेटमेंट्स को हमने काफी डिटेल में देखा था, फिर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन को समझा था और फिर फाइनली हमें ये बात समझ में आई थी कि एक रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, उस रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, सेम। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन और उसकी चेंज इन एंथैल्पी हरगिज भी नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है या नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ रिएक्शन क्या है, और उसी से आप निकालते हैं चेंज इन एंथैल्पी। आज आपके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आप वो न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं या उसकी कुछ बेसिक्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो अगर आप 10 ईयर खोलें तो आपको हमेशा ऐसे लिखे हुए नजर आते हैं कि 4 इक्वेशन लिखी हुई एक साथ, और उस पर एक ही वर्डिंग नजर आ रही होती है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। तो वहां पे क्या होता है, 4 4 5 5 3 3 इक्वेशंस लिखी होती हैं और हमें उसे यूज करना। तो अगर मैं आपसे कहूं तो पूरी बुक में सेकंड मोस्ट टेक्निकल न्यूमेरिकल्स हैं। अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स थे ना वो सब बहुत आसान थे, सीधे सीधे फॉर्मूलाज आए, फॉर्मूला अप्लाई करना है सही सेंसिबल तरीके से और हमने उसे सॉल्व कर लिया। स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर एक बार सही तरह से हमने उसे पढ़ लिया तो हमें पता चल जाता है गिवन एंड रिक्वायर्ड क्या है। यहाँ थोड़ी सी टेक्निक बदल जाए तो मैं सबसे पहले जिसके बारे में बात करूंगी दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये किसके लिए, आप हेस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं और इसके आगे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, आप इसको कैसे केमिकली यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ केमिकल इक्वेशंस अजान हो रही है तब तक खामोशी से लिखें। जी, हेस लॉ के लिए लिखा है केमिकल इक्वेशंस कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट नंबर constant numbers just like algebraic equations। जिस तरह algebraic formulas होते हैं इसी तरह वो कहता है आप केमिकल इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, इक्वेशंस को बेटा, वैल्यूज को नहीं।
कि इस इक्वेशन की एंथैल्पी 394 थी, आप उसे ऐड कर लें। नहीं, वो कहता है इक्वेशन भी ऐड होगी, इक्वेशन भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इक्वेशन भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन किस पैटर्न पर? यस, उस पैटर्न पर जो आपने कभी अलजेब्रा में पढ़ा कि अलजेब्रा में दो चीजों को ऐड कैसे किया जाता है, अलजेब्रा में दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाइड कैसे किया जाता है। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं हम? टू मेजर। तो किसे मेजर करना है? नंबर वन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इनमें से किसी भी हीट को, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, लेकिन इन सबका मेथड क्या रहेगा? सेम। वेयर, लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेयर डायरेक्ट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखा हमने? ऐसे रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहे हैं और इनकी इंथैल्पी हमें मिल रही है, इस इंथैल्पी और इन इक्वेशंस को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, लेकिन इस तरह से करें जो अलजेब्रिक रूल्स के अकॉर्डिंग हो। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि इस मल्टीपल स्टेप के जरिए हम जिसकी चेंज इन इंथैल्पी फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो चेंज इन इंथैल्पी आप डायरेक्ट रिएक्शन में नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात हमें पता है कि डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली, चेंज इन इंथैल्पी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सही? तो ये एप्लीकेशन, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें पता तो हो हीट ऑफ फॉर्मेशन। नाम बता रहा है, ये तीनों नाम हमें बता रहे हैं। ऐसी हीट यानी वो चेंज इन एंथैल्पी जो किसी सब्सटेंस के बनने पर इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ कंबशन, किसी सब्सटेंस को कंबस्ट हो यानी बर्निंग में कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। हीट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को। तो नाम बड़े आसान है और इनसे हम इसकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं, लेकिन एक एक करके काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले फॉर्मेशन रिएक्शंस। हालांकि बात आसान है, लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन में आ जाए ना तो मुश्किल है। रिएक्शन ड्यूरिंग विच वन मोल, आप जानते हैं व्हाट इज मोल? रिएक्शन ड्यूरिंग विच वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is formed from its सबसे पहले तो डेफिनेशन कंप्लीट करने से पहले पढ़ें। ऐसे रिएक्शन जिसमें आप क्या कर रहे हैं? वन मोल बना रहे हैं। किसका भाई? किसी एक ऐसे सब्सटेंस का। किससे बना रहे हैं? सही, किससे बना रहे हैं? उसके अपने एलिमेंट से, किसी और कंपाउंड से। ड्यूरिंग विच वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट। शर्त क्या है? जैसे एलिमेंट उसके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन कोल की फॉर्म में है नेचुरली, डायमंड की फॉर्म में है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, नेचुरली कार्बन की फॉर्म में है, लेकिन इसके कंपाउंड्स बहुत सारे, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीथेन, इथेन। सही, तो कहता है किसी भी सब्सटेंस को बनाना हो एक मोल, लेकिन आप उस सब्सटेंस को किससे बनाए? उसके एलिमेंट से बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के 1000 तरीके होंगे, लेकिन जब आप उसके ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एलिमेंट से बनाएंगे, कार्बन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज द रिक्वायरमेंट।
These kind of reactions are known as formation. कोई चीज बन रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मीथेन बनाना, तो क्या होगा, यस कार्बन मैंने ओरिजिनल फॉर्म में लिया, हजार तरीके होंगे, लेकिन जब आप इसको उसके अपने ओरिजिनल एलिमेंट फॉर्म से बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, यस फॉर्मेशन रिएक्शन। सही, होपफुली आपको। और अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किसी और मेथड से बना रही हूँ तो वो कोई और रिएक्शन होगा, लेकिन वो फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगा। फॉर्मेशन रिएक्शन की शर्त है सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर, और मजीद इस स्टेट के लिए बात कर दूं तो नेचुरल स्टेट, वो इस दुनिया में नेचुरली जिस फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखते हैं उसी फॉर्म में रिएक्ट करें, उसके कोई और कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट ना करें। तो फिर अब हम आते हैं, इस फॉर्मेशन रिएक्शन से आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी होगा ना, इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, जरूरी नहीं है हमेशा इवॉल्व हो और जरूरी नहीं है हमेशा एब्जॉर्ब। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब when 1 mole of any substance when 1 mole of any substance is formed directly from its elements in their natural state is called heat of formation। इस डेफिनेशन को हम दोबारा से समझते हैं। इसका मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बनने में जितनी चेंज इन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी उसे आप क्या कहेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इस मीथेन को बनने में जितनी भी आपको चेंज इन एंथैल्पी, चाहे वो इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी ना बेटा, वो आप क्या कर रहे होंगे, यस उसकी मेजरमेंट क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हमें ये बात समझ में आई कि जब भी आपके पास किसी भी फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए आप चेंज इन एंथैल्पी लेंगे, यानी हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब लेंगे, तो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब when 1 mole of any substance is formed directly from its elements in their natural state, natural state यानी जो naturally form में वो exist करता है, is called heat of formation। सही, और इसको हम किससे भाई, यानी अगर मैं अब आपसे कहूं इसको हम किससे डिनोट करवाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, और अगर उसके साथ एफ लिखा हुआ आ गया इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी। अब आप इसको कुछ नहीं कहेंगे बल्कि आप इसे क्या कहेंगे, कंप्लीटली एक नेम बना, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब इसकी एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो इसका चेंज इन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, -394 किलोजूल पर मोल। पर मोल का मतलब अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इतनी एनर्जी, तो अगर 2 मोल होंगे तो एनर्जी क्या होगी, डबल, अगर 3 मोल होंगे तो एनर्जी क्या होगी, ट्रिपल। इस तरह आपने यहाँ पे इसे टिक करना है, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। और जरूरी भी नहीं है कि इसके साथ एच एफ लगा हो, आप अगर यहाँ पे डेल्टा एच भी लिखा हुआ नजर आएगा तब भी आप इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। सही,
आगे बात करते हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? सिंपल वर्ड्स में कहूं तो यस, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट की जाएगी उसे आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाए। हम जरा डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। When 1 mole of any substance, सारी डेफिनेशन एक दूसरे से लिंक्ड है। When 1 mole of any substance is directly formed from its elements, in their natural state, यानी एक डेफिनेशन याद करेंगे, अगली 3 डेफिनेशन पक्की हो जाएंगी। At 25 degree centigrade and 1 atm pressure is called standard heat of formation. Is called standard heat of formation. इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, बिल्कुल वही रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं है। डेल्टा एच एफ और इस पे लगा देते हैं ये नॉट, जिसे आप डिग्री मार्क भी कह सकते हैं। तो यही अगर मैं यही 394, कंडीशन क्या है? पूरी डेफिनेशन में सिर्फ एक जगह पर चेंज है, आप नोट करें। अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन किस पर फाइंड आउट करते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन और 1 एटीएम मतलब 760 टॉर पर। तो दैट हीट ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये डेफिनेशन तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट थी बेटा। मेरा नहीं ख्याल ये जब आप देखेंगे तो आपको शायद लिखी हुई नजर आ जाए, लेकिन ये एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ बुक में होंगी बिल्कुल। आते हैं अब हम अपने असल टारगेट पे, जो आज का टारगेट है वो है इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। बहुत ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको, और इसके जितने भी, ये मत समझिएगा इसका एक न्यूमेरिकल समझा दिया तो बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, नहीं। सही, मैं इसको सॉल्व करवाने के बाद मेरी कोशिश होती है कि लास्ट 20 इयर्स के अंदर जितने इसके न्यूमेरिकल्स आए हैं वो मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व करूं। जी, ये नहीं सॉल्व करवाऊं, सॉल्व करूं, क्योंकि हर एक में थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक्स चेंज और मैं चाहती हूँ कि उन सब में आप परफेक्ट हो। तो पेज 161 पर आपके पास एक एक्सरसाइज और एक एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन मौजूद है, देखते हैं ये क्या है। कैलकुलेट द heat of formation of methane CH4 from the following data.
जो भी की पॉइंट्स बताऊं ना इन इक्वेशंस को लिखने के बाद, उसे आप अपने पास नोट जरूर करिएगा। किसी भी लैंग्वेज में करें, लेकिन नोट करना बड़ा जरूरी है, सिर्फ सुनने से काम नहीं। तो पहली इक्वेशन है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CH4 बना है, और इसी के लिए मुझे डेल्टा H फाइंड आउट करना है। मैं ये डायरेक्टली नहीं कर सकती, ये एक कंबशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक एक्सप्लोड होने वाला रिएक्शन है, जो हम किसी भी जगह पे करवाएं हमारे लिए नुकसानदेह। तो इसके लिए उसने हमें कुछ रेफरेंस इक्वेशंस दिए कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू है -394 किलो जूल पर मोल। पर मोल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मोल डबल तो वैल्यू भी डबल। सी, अगर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में है, तो बना रहा है वाटर, तो फिर डेल्टा H क्या बना, -286। ये गिवन है क्वेश्चन में। और इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इक्वेशन 3 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इक्वेशन 4 में मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू -890.34 किलोजूल पर मोल। सही, ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। हमेशा इसके क्वेश्चंस ना इसी तरह से आते हैं, टिपिकल फॉर्म नहीं है। टिपिकल फॉर्म को मत सोचिएगा, पहले सिर्फ इसे समझें और इसके की पॉइंट्स को समझिए, जो आपके लिए बड़े जरूरी। की पॉइंट नंबर 1, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सही ना, सबसे पहला तो सवाल जहन में आप लोगों के यही आता है कि भाई हम इसे सॉल्व कैसे करें। बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको की पॉइंट बताऊं, चलें सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। यहाँ रिएक्टेंट कौन है, कार्बन। कार्बन से रिलेटेड इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 2। फिर यहाँ रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिलेटेड इक्वेशन कौन सी है, 3। सही, यहाँ प्रोडक्ट कौन है, CH4। और प्रोडक्ट से रिलेटेड इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 4। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि तीनों चीजें, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, वो हमारी नेक्स्ट 3 इक्वेशंस में मौजूद, और तीनों सिर्फ एक ही के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तो डुअल हो गया, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती, वो तीनों के साथ रिएक्ट कर। अच्छा, रिएक्टेंट का काम क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता है रिएक्टेंट का काम क्या होता है। रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर भी इन दो इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, रिएक्टेंट्स वाली इक्वेशन को क्या कर दूं, कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या, मिला दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है। तो प्रोडक्ट मिल गया तो फिर क्या करूंगी, फिर इक्वेशन 4 का क्या काम है भाई, मुझे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि जब मैं सॉल्व अपना ये इसका सॉल्यूशन खत्म करूं ना बेटा, तो आपके पास यहां पर ये फाइनल इक्वेशन नजर आया। जब इक्वेशन सही बनेगी ना, तो इसकी वैल्यू भी प्लस माइनस होने के बाद सही नजर। सही, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रिएक्टेंट इक्वेशंस पे नजर डाली। कार्बन 1 गिवन है रिएक्टेंट में, आप कहेंगे जी मिस कार्बन का मोल यहाँ पे 1 है रिक्वायरमेंट में, और गिवन भी कितना है 1, तो मुझे इक्वेशन 2 को किसी चीज से कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन पे नजर डालें तो हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1। इसका मतलब इक्वेशन 3 पर मुझे काम करना। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इक्वेशन
3 पर मुझे काम करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो इक्वल नहीं है। वो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके लिए मुझे सारी वर्किंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसके हाइड्रोजन के मोल्स इक्वल है। सबसे पहले देखें मैंने यहाँ क्या लिखना है। मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद 2। आप इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? कैसे पता चला? इस रिएक्टेंट ने बताया कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो मुझे बनानी है, क्या होना चाहिए? सेम। सारे नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए। तो आपने क्या किया? H2 प्लस हाफ O2 H2O। इसमें इसकी वैल्यू भी शामिल है, ये बात याद रखें, क्योंकि मोल आप चेंज करेंगे। डेल्टा H इक्वल्स टू -286 किलोजूल पर मोल। आपने इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। आपने इस पूरी इक्वेशन को बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो जरा देखें, जब 2H2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2H2। फिर जब हाफ और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, तो बाकी क्या बचा? O। जब वाटर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2H2। और जब 286 -286 है, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? यस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। -570 किलोजूल पर मोल। जब मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया तो अब मेरे लिए ये इक्वेशन 3 है। सही है, ये मेरे लिए क्या है? इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को और मुझे 2 को क्या करना था? ऐड। याद करें, अभी मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब हम करेंगे रिएक्टेंट स्क्वाड। तो रिएक्टेंट कौन कौन सी इक्वेशन थी मैं यहाँ पे लिखूंगी बकायदा। ऐड 2 एंड 3। आप चाहें तो 3 के साथ मार्क कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपको कौन सी 3 इक्वेशन ली। तो इक्वेशन 2 क्या थी भाई? कार्बन प्लस ऑक्सीजन which gives carbon dioxide delta H -394 किलोजूल पर मोल। फिर यहां क्या होगा? यस, 2H2 प्लस O2 2H2O डेल्टा H इक्वल्स टू -572 किलोजूल पर मोल। इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड उसी तरह से करना है जैसे कि इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था। किसके लिए? अलजेब्रिक। तो चलें जरा मिलकर ऐड करें, है ना। अलजेब्रा में कहता है कि अगर वैल्यू यानी आपके पास बेस सेम हो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन ऐड हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, तो फिर हमने दोनों को सेपरेटली लिख दिया। लेकिन आप कहेंगे ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन 1 है और दोनों की बेस सेम है, तो आप कहेंगे दोनों के नंबर्स को ऐड कर लें, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2O2। सही, इक्वेशन ऐड कर रहे हैं। क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले? हेस लॉ की एप्लीकेशन में इक्वेशंस ऐड होंगी, वैल्यूज तो ऐड होती हैं। अब आप इसमें इक्वेशन भी ऐड करें। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ऐड नहीं हो सकता, लेकिन आप इन दोनों को कंबाइनली ऐसे लिख देते हैं। इस तरह से दोनों आपस में कंबाइन हो गए। कहा था ना रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो फिर डेल्टा H कैसे आएगा? माइनस माइनस क्या होता है भाई? आप कहेंगे मिस प्लस होता है। तो हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन कौन सी डालेंगे? ग्रेटर नंबर। तो जब आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो वैल्यू आएगी 966 किलोजूल।
और इस पूरी इक्वेशन को आपने नाम दे दिया इक्वेशन 5, और पूरी इक्वेशन को आपने क्या नाम दे दिया इक्वेशन 5। सही। क्या किया हमने, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, जो वैल्यूज ऐड हो सकती थी उसको हमने मैथमेटिकली ऐड कर लिया, और जिनके बेसिस सेम थे हमने उनको भी आपस में ऐड कर लिया, और जिनके लिए नहीं था उनको एक साथ लिख लिया। इसे मैंने इक्वेशन 5 का नाम क्यों दिया, क्योंकि इक्वेशन 4 तक तो क्वेश्चन में बात की गई है। ये इक्वेशन 5 बन गई। अब देखिए मैंने लिखना क्या, सबट्रैक्ट subtract equation 4 from 5। मुझे इक्वेशन 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करना। मैं यही बात ऐसे लिखूं कि सब्ट्रैक्ट 4 from 5, तो पहले आप क्या नंबर लिखेंगे, 5 लिखेंगे ना, फिर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आपके साथ भी यही होगा, आप इक्वेशन पहले लिखेंगे 5 और फिर आप कौन सी इक्वेशन लिखेंगे 4। तो 5 इक्वेशन क्या है, चले मिलकर लिखते हैं। कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2, it forms carbon dioxide plus 2H2। डेल्टा H कितना था, -966 किलो जूल। इक्वेशन 4 कौन सी है, सही, इक्वेशन 4 वो है जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग थी, तो ये रही CH4 plus 2O2, it forms carbon dioxide plus 2H2। डेल्टा H की वैल्यू कितनी थी, -890.34 किलो जूल। सब्ट्रैक्ट करना है एल्जेब्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आपको याद हो कभी हमने मैट्रिक में भी जब एल्जेब्रा में सब्ट्रैक्शन सीखी थी ना, तो हम जो ये जो लोअर इक्वेशन होती है, नहीं सीखी तो अब बात समझ लें, ये जो लोअर इक्वेशन होती है इसकी वैल्यूज के साइन ऑपोजिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ मैंने इसको ऑपोजिट साइन लिखना है माइनस, और इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 2O2 प्लस है, यहाँ पे क्या किया माइनस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है प्लस, इसको क्या किया माइनस, वाटर क्या है प्लस, इसको क्या किया माइनस, 890 क्या है माइनस, इसे क्या किया प्लस। इसीलिए कहा था एल्जेब्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। बात बहुत आसान होती हुई नजर आ रही है, कोई सी चीजें कैंसिल आउट होती हुई भी नजर आ रही है। दो सिमिलर चीजें ऑपोजिट साइन के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल, प्लस O2 माइनस O2, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस वाटर माइनस वाटर, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बचा, कार्बन 2H2। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये जो मीथेन है ये माइनस के साथ, आप जानते हैं ना इक्वल्स टू के इधर अगर माइनस और मैं इसको इधर लेके जाऊं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। बिल्कुल हम भी यही करने वाले हैं, इस बार इक्वल्स टू नहीं बल्कि एरो इंपॉर्टेंट है। तो ये माइनस है, इक्वेशन में आपने कभी कोई माइनस लिखा हुआ देखा है, आप इक्वेशन में हमेशा क्या देखते हैं, ऐड। तो आपने क्या किया, CH4 को यहां पे शिफ्ट किया। यस, इसका मतलब हमने अभी तक जो काम किया था वो सही है। जरा अपनी कॉपी पे लिखी हुई इक्वेशन नंबर 1 पे नजर डालें, क्या ये वही इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी। आप कहेंगे जी बिल्कुल ये वही इक्वेशन, इसका मतलब आधा काम सही। तो फिर पूरा काम कैसे होगा, ये रहा, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, साइन किस वैल्यू की आएगी, ग्रेटर नंबर। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, -75.6 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब अगर इक्वेशन सही बनाएंगे तो वैल्यू भी सही आएगी। इसका मतलब अगर आप साइंस को सही सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन भी क्या होगा, सही सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन भी क्या होगा, सही सॉल्व होगा। दोबारा से आते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते। 4 इक्वेशन गिवन थी, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, रिक्वायर्ड। 3 इक्वेशन से उसने कुछ समझाने की कोशिश की।
उसको हमने ऐसे इवेलुएट किया कि रिएक्टेंट वाली इक्वेशंस को पहचाना और प्रोडक्ट वाली इक्वेशंस को पहचाना। हर हाल में, ये अभी तो सीक्वेंस ऐसे लिखा था ना, आपने आसानी से पहचान लिया ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट, कभी कभी सीक्वेंस आउट हो जाता है, तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट वाली इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करेंगे, इक्वल। अगर जरूरत है तो इक्वल करेंगे, अगर इक्वल है ऑलरेडी तो फिर उसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, आपको सिखाया कि रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसका मतलब आप रिएक्टेंट वाली इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड। आपने ऐसा ही किया। ऐड किसके अकॉर्डिंग करना है, एल्जेब्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सही, और साइंस का ख्याल रखना है और बेस वैल्यूज का ख्याल रखना है। जब आपने इसे ऐड किया तो आपके पास एक इक्वेशन 5 आई। 5 में से आपने 4 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन के नतीजे में आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। याद रखें, क्वेश्चन खुद आपकी वेरिफिकेशन कर रहा हो, आपने सही सॉल्व किया, इक्वेशन सही आई। आपने गलत सॉल्व किया तो इक्वेशन भी क्या होगी, गलत ही आएगी। सही, तो इक्वेशन भी गलत आएगी और वैल्यू तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी गलत आ रही होगी। तो ये भी सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसकी पता नहीं हमें तकरीबन 7 से 8 एग्जाम्पल्स करनी है, और तब तक मुझे पता है आप अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप सारे न्यूमेरिकल्स को फोकस कर सकें। सही, तो हम आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करें। काइंडली इसे भूलिएगा नहीं और इसे रिवाइज करके बैठिएगा। अल्लाह हाफिज।